टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसानों उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री ने कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी विस्तृत जानकारी। कृषि व्यवसाय को मिला बड़ा प्रोत्साहन, उत्तराखंड से सब्जियों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात निर्यात की गई। कृषि मंत्री ने केवीके की भूमिका को बताया महत्वपूर्ण। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री ने कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान गुरुग्राम के कार्यक्रम में भाग लिया। आइए क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। किसानों का देश है, करीब 15 करोड़ किसानी करते हैं और इस क्षेत्र में केमिकल पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइज़र हो, बड़ी मात्रा में इसका खपत है और ये निरंतर सरकार की प्रयास रहेगी कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और बीज किसानों को सही मूल्य में मिले, सही समय पर मिले और अच्छा गुणवत्ता से मिले। तो पिछले 7 साल में नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार ये तीनों विषयों पर बहुत ही जोर दे करके सभी डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। और आज मैं IPFT एक सरकार की अच्छा संस्था है कि किसानों को अच्छा पेस्टिसाइड्स मिले और जितना हो सकता उतना कम दाम में मिलने के जैसे इनका फार्मूलेशन हो। पिछला 3 दशक से IPFT अच्छा काम कर रहा है और बहुत सारा चुनौती भी रहती है और अवसर भी रहती है। ये तो निरंतर चलने वाली है, लेकिन मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर आपका जो विश्वास है, उस विश्वास के अंतर्गत आपका भलाई के लिए, आपका उन्नति के लिए और आपका आमदनी दुगना 2022 तक होने के लिए अनेक कदम उठाए गए और किसानों का सकारात्मक सुझाव भी मिला, सहकार भी मिला और परिणाम दिख रहे हैं। इसके लिए मैं सभी किसानों को भी मैं बधाई देता हूं। और IPFT आज जहां पर हमने देखने के लिए आए थे, अच्छे से काम कर रहा है और भी इनको काम करने के लिए मौका है, उसके लिए भी हम लोग सहयोग करेंगे। यही 2 बात समझता हूं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विस्तृत जानकारी दी। क्या कुछ जानकारी उन्होंने सभी के साथ साझा की, आइए दिखाएं आपको उसी पर आधारित एक रिपोर्ट। आजादी से लेकर अब तक भारतीय कृषि क्षेत्र ने बहुत तरक्की की है। इस तरक्की में कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVK की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
ये ऐसे केंद्र हैं जहां के वैज्ञानिक किसानों के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं, उन्हें तकनीकी जानकारी देते हैं और कृषि या फिर उससे जुड़े किसी भी क्षेत्र में आ रही समस्याओं का निदान सुलझाते हैं। इस समय देश भर में कुल 723 कृषि विज्ञान केंद्र है। इनका संचालन ICAR की इकाइयां, गैर सरकारी संस्थान और राज्य कृषि विश्वविद्यालय कर रहे हैं। जबलपुर अटारी के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 81 कृषि विज्ञान केंद्र है। 81 में से 28 छत्तीसगढ़ में है और इनमें से भी 7 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है। जाहिर है ऐसे इलाकों में काम करना बहुत बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका को सराहा है। 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन पर बोलते हुए तोमर ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये सभी विंग बहुत जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की टीमें जिलों और गांवों तक बखूबी काम कर रही है और कृषि संबंधी विभागों के साथ मिलकर अलग अलग कृषि कार्यक्रमों को लागू करने में तकनीकी सहयोग दे रही है। तोमर ने कहा कि कोरोना के संकट काल में भी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक सूचना और संचार तकनीकों और कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को उचित तकनीकों के जरिए लाभ पहुंचा रहे हैं। पशुधन और मछली पालन के विकास के लिए भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पूरे जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। इससे कृषि और उससे जुड़े दूसरे क्षेत्रों में तरक्की हो रही है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से दलहन, गेहूं और सोयाबीन, जबकि छत्तीसगढ़ से धान की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छी बात यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और सीड हब के जरिए दलहन की उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा रही है। अटारी और जबलपुर की ओर से नई परियोजना आर्या चल रही है, जो दोनों राज्यों के 12 कृषि विज्ञान केंद्र में संचालित की जा रही है, जिसके तहत प्रसंस्करण, मशरूम और लाख उत्पादन के अलावा नर्सरी प्रबंधन जैसे कामों में 700 से ज्यादा युवाओं ने उद्यम स्थापित किए हैं। अटारी, जबलपुर में फार्मर फर्स्ट परियोजना 3 संस्थानों और 4 विश्वविद्यालयों की ओर से चलाई जा रही है। इसके साथ साथ मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम भी दोनों राज्यों के 5 विश्वविद्यालयों और 5 दूसरे संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। दलहनी फसलों के बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 15 जिलों में सीड हब कार्यक्रम का संचालन भी कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कई प्रकाशनों का विमोचन किया। इसके अलावा होशंगाबाद के गोविंद नगर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में सोयाबीन बीज हब भंडार गृह का आधारशिला रखी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर AK सिंह ने डीडी किसान से खास बातचीत की। क्या कुछ खास जानकारियां उन्होंने इस दौरान साझा की, आइए आपको दिखाते हैं। सर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनुसंधान भी हो रहा है और तरह तरह के किस्मों को ईजाद भी किया जा रहा है और वैरायटी भी डेवलप किया जा रहा है। लेकिन वहीं सर, जब हम फूड की बात करते हैं, भोजन की बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन के भी ज़्यादा सर महत्व हो जाता है कि किस तरह से हमारे पास में प्रोटीन है या और भी जो हमारे शरीर की आवश्यकता है उसके लिए किस तरह से, तो इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्या करे? देखिए, जितना उत्पादन महत्वपूर्ण है उतना ही पोषण भी ज़रूरी है। जो अनाज हम खाते हैं या जो सब्जी या जो फल खाते हैं उसमें पोषण होना चाहिए। नैसर्गिक रूप से कुछ पोषण होता है, लेकिन कुछ पोषण ऐसा है कि जो कि और भी ज़रूरी होता है। और एक जैसे धान है, कुछ धान में आप देखेंगे कि जिंक की मात्रा नहीं पाई जाती है, और जो पहले ट्रेडिशनल कुछ वैरायटी थी उसमें जिंक था, अब जिंक कई प्रजातियों में आप पाते नहीं हैं। मक्के का है, मक्के में कैसे आप प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं,
ऐसी सब्जियों हैं उसमें बीटा कैरोटीन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो वैरायटीज़ हैं, इन वैरायटीज़ को बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ कहते हैं, जैव संवर्धित प्रजातियां जिसमें पोषण की मात्रा अधिक हो। और उसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहल की है। आज की तारीख में 75 से अधिक ऐसी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ बनाई गई हैं। इसमें धान की भी है, गेहूं की भी है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक है, जिंक की भी मात्रा अधिक है, जो पहले हम खाते थे। तो टैबलेट खाने से अच्छा है कि इन प्रजातियों को खाएं। इन गेहूं की से ही सीधे हमको मिल जाए तो टैबलेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मक्के में है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई गई है। और आप देखें जैसे बाजरा है, बाजरा में आयरन पहले से अधिक पाया जाता था, लेकिन और भी अधिक आयरन करने का प्रयास किया गया। ऐसी सोच इसलिए है कि भारत देश में 50% के आसपास जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनमें कुपोषण है, एनीमिया है और तमाम तरह की कमी है। बच्चे का ग्रोथ नहीं होता, बच्चे मतलब पूरी तरह से मानसिक रूप से भी कई बार विकसित नहीं हो पाते कुपोषण की वजह से। तो सरकार का प्रयास है, खास करके भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, कि जो उत्पादन किसान करें वो ऐसे प्रजातियों का करें जिसमें पहले से ही पोषण भरा हुआ हो। जो पोषण युक्त प्रजातियां हैं, ऐसी प्रजातियों का विकास हो, प्रचार प्रसार हो, किसानों को बताया जाए, जिससे उसका उत्पादन करें और उसको उगाएं। और जो खाएंगे खुद का ही भला होगा, पूरे देश के हर व्यक्ति को भला होगा, मजदूर हो चाहे काम करने वाला हो, शहर का हो चाहे गांव का हो। तो एक ये पहलू है कि जो जहाँ जड़ पे ही एक कहे कि आप ऐसा उपाय हम करें कि सब लोगों को लाभ हो। दूसरा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नारी नाम की योजना शुरुआत की है, न्यूट्री सेंसिटिव एग्री रिसोर्सेज एंड इनोवेशंस। और न्यूट्रिशन पे इसमें हमारा जोर है, महिलाओं के ऊपर जोर है कि महिलाओं को केंद्र बिंदु में रह करके कैसे न्यूट्रिशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए हमारा प्रयास है कि जो न्यूट्री गार्डन्स हैं, या आप कहें कि पोषण वाटिका, जिसमें कि अपने घर के आसपास जो लोग पहले लगाते थे, अब बीच में बंद हो गया था, तो पोषण वाटिका का प्रचार प्रसार हो। राज्यवार हमने पोषण वाटिका के मॉडल्स बनाए हैं, राज्य सरकारों को दिया है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उनसे भी हमने एक समझौता किया है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि न्यूट्रिशन में उन्हें क्या करना है। यदि बच्चे को पोषण देना है या न्यूट्री गार्डन अपने स्थान पे लगाना है तो कैसे लगा सकती हैं, जिससे कि पूरे वर्ष भर सब्जियां और कुछ फल भी पूरे वर्ष परिवार को मिले। और ये हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे लोगों के स्वास्थ्य में फ़र्क पड़ रहा है। तीसरी जो इसमें पहल है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि स्थानीय ज़िले में तरह तरह के पदार्थ लोग उगाते हैं, कमोडिटीज़ हैं जो उगाते हैं, उन कमोडिटीज़ को मिला करके कैसे एक स्टैंडर्ड थाली बन सकती है, जिससे हम न्यूट्री थाली कहते हैं। पोषण थाली कैसे बना सकते हैं। हमारे पास उत्पादन, लेकिन हमको जागरूकता नहीं है इतनी कि हम सबको मिला के खाएँ, जिससे हमें जितनी हमारे शरीर की ज़रूरत है उसको हो जाए। तो एक मुहिम के रूप में हमने पूरे देश में शुरू किया है। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से न्यूट्री स्मार्ट विलेज भी हम बना रहे हैं, जिससे कि जागरूकता फैल सके। न्यूट्री गार्डन्स भी बहुतायत में हम किसानों के खेतों पर भी और घरों के आसपास लगवा रहे हैं, जिससे कि जागरूक लोग हों और इसको राउंड द ईयर उत्पादन करने लगें। तो ये 3 पहल विशेष रूप से बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ का, न्यूट्री गार्डन्स का और न्यूट्री थाली का, ये तीनों हम प्रयास कर रहे हैं कि ये किसानों तक पहुँचे, जिससे कुपोषण की समस्या को हम दूर कर पाएँ। और कई संस्थान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाह्य संस्थान जो दूसरे विभाग भी हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो लोग भी हमसे चाहते हैं कि हम जुड़ करके इस कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएं। दिल्ली के एक मधुमक्खी पालक ने छोटे स्तर पर मधुमक्खी पालन की शुरुआत की और आज उन्होंने अपने व्यवसाय को शहद के निर्यात तक पहुंचा दिया है। कैसा रहा उनका ये सफर, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। मधुमक्खियों से हमें मुख्य रूप से शहद और मोम प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन कृषि एवं बागवानी उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी रखता है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम खर्च में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन मधुमक्खी पालन के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। मधुमक्खियों को रोगों से मुक्त रखना जरूरी है। मधुमक्खियों में कई तरह के रोग होने की आशंका रहती है। सैकब्रूड बीमारी मधुमक्खियों के शिशुओं में
कोष्ठ बंद होने से पहले आती है। इसमें लार्वे के बाहर चमड़ी मोटी हो जाती है और अंदर के अंग पानी की तरह हो जाते हैं। ये एक विषाणु रोग है। इस रोग के प्रकोप को कम करने के लिए कॉलोनी की साफ सफाई रखना जरूरी है। यूरोपीय फाउल ब्रूड भी मधुमक्खियों में होने वाला एक प्रमुख रोग है। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इसमें मधुमक्खी के लार्वे अंडे से निकलने के बाद 1 से 3 दिन के अंदर ग्रसित हो जाते हैं। शुरू में हल्का पीला, बाद में ब्राउन और आखिर में काले रंग की स्केल बनाकर कोष्ठ की तली में पड़े दिखाई देते हैं। इस बीमारी की रोकथाम के लिए मधुमक्खी पालक विषय विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नोज़ेमा भी मधुमक्खियों में होने वाली बीमारी है। ये वयस्क मधुमक्खियों की सबसे गंभीर बीमारी है और कर्मचारियों, नर मधुमक्खियों और यहाँ तक कि रानी को भी प्रभावित कर सकती है। ये नोज़ेमा एपिस और नोज़ेमा सेरेना प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये रोगाणु बीजाणु बनाते हैं जिन्हें वयस्क मधुमक्खियां अपने भोजन के साथ ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद ज्यादातर संक्रमित मधुमक्खियां गंभीर पेचिश रोग से ग्रस्त हो जाती हैं और छत्ते के अंदर मल मूत्र त्याग कर सकती हैं, जो सामान्य स्थितियों में कभी भी इतना ज्यादा नहीं होता। संक्रमित कर्मचारी मधुमक्खियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और छत्ते के भारी काम को संभाल नहीं पाती। भोजन के लिए घूमने वाली मधुमक्खियां अक्सर अत्यधिक थक जाती हैं और छत्ते पर आने से पहले ही मर जाती हैं। नोज़ेमा एपिस और नोज़ेमा सेरेना के हमले के दौरान और इसके बाद हमें छत्ते के सामने मरी हुई मधुमक्खियां मिलती हैं। मधुमक्खियां जमीन पर रेंगती हुई या इससे चिपकी हुई मिलती हैं। कोश के अंदर या बाहर दस्त के निशान दिखाई पड़ सकते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए मधुमक्खी पालक विषय विशेषज्ञ की सलाह से उचित उपयोग कर सकते हैं। सर देखिए, हमने अपना ग्रेजुएशन के समय पढ़ते समय ही हमने बी कीपिंग शुरू किया 97 में। हमने 10 कॉलोनी से शुरू किया और धीरे धीरे बढ़ा के वो हम 2000 बी हाइव 2000 मधुमक्खी की कॉलोनी अब हमारे पास है, जिसमें हमने इटालियन एपिस मेलिफेरा प्रजाति को मधुमक्खी पालन के लिए अपनाया, जिसकी अन्य प्रजाति के मुकाबले प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन, पोलन कलेक्शन ये बहुत ज़्यादा है। और जहां हम अपने लिए शहद का उत्पादन करते हैं मधुमक्खी पालन से, पोलन का उत्पादन करते हैं, वहीं किसान को पोलिनेशन के माध्यम से उनकी फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होती है। ये सब सोच के हमने पढ़ते टाइम ही ये बी कीपिंग शुरू किया था। बागपत उत्तर प्रदेश से शुरू किया, बल्कि हमारे क्षेत्र में गन्ना का उपज ज़्यादा होती है, शुगर कैन ज़्यादा होता है। विपरीत परिस्थिति होते हुए भी हमने वहाँ पर मधुमक्खी पालन का उत्पादन शुरू किया और माइग्रेटेड बी कीपिंग शुरू किया, जिससे कि हमको ज़्यादा मात्रा में शहद का उत्पादन मिल सके, क्योंकि गन्ने से न नेक्टर मिलता न पोलन मिलता। हमने उसी प्रकार से दूसरे स्टेट में जाके ये जगह खोजी कि जहाँ पे पोलन की मात्रा ज़्यादा हो, जहाँ शहद की मात्रा, नेक्टर की मात्रा हमें ज़्यादा मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो किसान भाई को मधुमक्खी का प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे किसान को देख के अगर हम शुरू करते हैं और प्रशिक्षण हमने नहीं लिया तो हम उस मधुमक्खी पालन में फेल हो जाते हैं। सबसे पहले हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, जो नेशनल बी बोर्ड से या कृषि विज्ञान केंद्र से या जिला उद्योग से या हॉर्टिकल्चर विभाग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। 7 दिन का ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। उसके बाद फिर हम उसको लगभग 50 कॉलोनी से शुरू कर सकते हैं। सरकार रेडियो और टीवी के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए समर्पित चैनलों का संचालन कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये जानकारी दी। एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि BARC के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में डीडी किसान चैनल देखने वालों की संख्या 22 करोड़ 13 लाख रही है। मोदी सरकार शुरू से ही किसान हितों को लेकर काम कर रही है। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के ठीक 1 साल बाद उन्होंने अन्नदाता को डीडी किसान का तोहफा दिया।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2015 को किसानों के लिए एक पूर्णकालिक टीवी चैनल डीडी किसान का शुभारंभ किया। 24 घंटे 7 दिन प्रसारित होने वाला ये सैटेलाइट चैनल किसान और कृषि क्षेत्र को समर्पित है। उन्होंने बताया कि किसान चैनल का उद्देश्य ग्रामीण आबादी को ताज़ा जानकारी देकर और शिक्षित करके किसानों के सतत और समावेशी विकास के लिए एक समग्र वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है। इसके प्रसारण की जिम्मेदारी प्रसार भारती पर है। डीडी किसान सबसे दूर दराज इलाकों तक पहुंच बना रहा है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक प्रसार भारती ने डीडी किसान का यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के किसी भी कोने में बैठा दर्शक आसानी से डीडी किसान चैनल से जुड़ सकता है। इस चैनल पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस तरह से है: किसान समाचार, चौपाल चर्चा, गांव किसान, मौसम खबर सीधा प्रसारण, हेलो किसान सीधा प्रसारण, कृषि दर्शन और स्वस्थ किसान, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च